जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ये एक नया अध्याय है। हम चल रहे हैं अब इस किताब के अंत की तरफ। ये अध्याय आपको बताएगा कि किस प्रकार से 1990 के बाद की राजनीति प्रारंभ होती है। आप सब जानते हैं कि 1984 में क्या होता है। 1984 में पंजाब में दंगे होते हैं और चुनाव होता है जिसमें राजीव गांधी जी जीत जाते हैं, है ना। इंदिरा गांधी जी की मृत्यु, राजीव गांधी जी की विजय है। उसके बाद ये सरकार कब तक चलती है? ये सरकार चलती है 1989 तक, ठीक है। ये 1989 में सरकार फिर गिरती है, चुनाव होते हैं और इस चुनाव में बोफोर्स घोटाला प्रमुख मुद्दा बनता है। बोफोर्स घोटाला याद रखना, और इसमें राजीव गांधी जी का नाम और अमिताभ बच्चन जी का नाम आता है, ठीक है। ये तो इस चुनाव में कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस को वो मैंडेट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था, बहुमत नहीं मिलता। तो यहां से प्रारंभ होती है गठबंधन युग की राजनीति। यहां से प्रारंभ होती है गठबंधन युग की राजनीति और वो कब तक चलती है? 2014 तक। कब तक? 2014 तक। 2014 के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत मिल पाया है, नहीं तो यहां से जो राजनीति प्रारंभ होती है गठबंधन की, तो वो खत्म कब होती है? 2014 पर, जब किसी एक दल को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ हो। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का परिचय समझेंगे कि इस चैप्टर में हम किन विषयों को समझने का प्रयास करेंगे, क्या है इस समय की राजनीति के प्रमुख मुद्दे। इसीलिए यहां पर लिखा गया है 1990 का दशक। पहले तो हम परिचय कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन विषयों को पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। इस अध्याय में हम पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति का एक संक्षिप्त जायजा लेंगे। इस अवधि में कुछ जटिल किस्म के बदलाव आए। कई कारकों ने एक साथ मिलकर इस अवधि में अप्रत्यक्ष परिणाम दिए। राजनीति के इस नए दौर का पूर्व अनुमान कर पाना असंभव था और अब भी इसे समझना बहुत कठिन है। इस दौर के बदलाव बड़े विवादास्पद हैं क्योंकि इनके साथ संघर्ष के कुछ गहरे मसले जुड़े हुए हैं और हम सब अभी इन बदलावों से इतने दूर नहीं जा पाए हैं कि इनके स्वरूप को साफ साफ परख सकें। बहरहाल इस दौर के राजनीतिक बदलावों को लेकर हम कुछ बुनियादी सवाल उठा सकते हैं और वो बुनियादी सवाल क्या है? पहला सवाल है कि गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। गठबंधन की राजनीति का हमारे देश के लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा, पहला प्रश्न हम ये उठाएंगे। फिर उसके बाद हम उठाएंगे मंडलीकरण क्या है, इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों से बदला है। दूसरा प्रश्न मंडलीकरण क्या है। तीसरा क्या उठाएंगे? राजनीतिक लामबंदी के लिहाज से राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस ने क्या विरासत छोड़ी है, जिसका अंत हो चुका है, आप सब जानते हैं। फिर भी ये भारतीय इतिहास का एक काला धब्बा है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस भारतीय राजनीति का, भारतीय इतिहास का एक काला धब्बा है, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन है। फैसला आया अदालत से और अगर वही मस्जिद को बिना गिराए अदालत के फैसले के आने के बाद अगर उसे डिमोलिश किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सब यही कहते हैं क्योंकि हम एक सिद्धांत पर चलने वाले देश हैं, हम तानाशाही पर चलने वाले देश नहीं है। हमारा देश एक संवैधानिक देश है
और संवैधानिक देश में संविधान के अंतर्गत चीजें हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। संविधान के अंतर्गत जनता उग्रता के आधार पर कुछ हो तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। उग्रता मतलब समझ रहे हो ना कि आप अपना माइंड सेट ही खो बैठे, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और जो पाए जिसको भी आप अपना विरोधी समझे उसका घर तोड़ दें। ये नहीं है, ये संविधान का रास्ता नहीं है। संविधान का रास्ता कहता है कि अदालत नाम की एक चीज है और उसमें आपके समस्याओं को सुना जाएगा, समझा जाएगा और जिसका पक्ष सही लगेगा उसको सही ठहराया जाएगा। यही है ना। और एट द एंड अदालत ने ये निर्धारित किया कि वहां पर हाँ एक मंदिर था, पुरातन मंदिर था जिस पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। अब वो राम मंदिर है, तो अब तो राम मंदिर हो ही गया है। ठीक है, आगे सुनिए। चौथा प्रश्न आप उठाएंगे, नीतिगत मामलों पर एक सर्वसम्मति ही बन गई है, इसका राजनीतिक विकल्प के चयन के लिहाज से क्या असर हुआ है? यह अध्याय इन सवालों के जवाब नहीं देता। इस अध्याय में आपको कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं और कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि जब आप इस किताब को आखिर तक पढ़ लें तो आप ये सवाल पूछ सकें और इसके जवाब तलाश सकें। ये सवाल राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन मात्र इसी कारण से हम इन सवालों को पूछने से बच नहीं सकते। आजादी के बाद की भारतीय राजनीति के इतिहास को आखिर पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम अपने वर्तमान को समझ सकें। आपको राजनीतिक इतिहास पढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप राजनीति को समझ सकें, राजनीति को पढ़ सके और उसका आकलन कर सके कि राजनीति का उद्देश्य क्या है, राजनीति करना क्या चाहती है। क्योंकि जब तक आप राजनीति को समझेंगे नहीं ना, तब तक इसका फायदा नहीं है पढ़ने का। ये अध्याय आपको इन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं देगा, लेकिन आपको इतनी जानकारी जरूर देगा जिसके माध्यम से आप खुद सोच सके और समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। ये चैप्टर आपको उसके काबिल बनाएगा। ये आपको ये नहीं कहता कि आपको ये इन सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका उत्तर देने का काम करेगा। नहीं, ये उत्तर देने का काम नहीं करेगा। ये आपको समझाएगा कि आज की राजनीति को आप कंपेयर कीजिए, क्या आज की राजनीति भी उसी रास्ते पर चल रही है। देखो, इतिहास पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो बीत गई है गलतियां उनसे सीखा जाए और आने वाले वर्तमान समय में वो गलतियां ना की जाए। ये होता है इतिहास पढ़ने और पढ़ाने का मूल उद्देश्य, यही है। समझ में आई बात? इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझते तो हम इसका मतलब हम इतिहास पढ़ने का फिर हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर इतिहास पढ़ने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है अगर हम इतिहास से सीख नहीं ले रहे हैं तो। ये बात आप मानिए। आगे सुनिए। 1990 का दशक, 1990 के दशक की शुरुआत यहां से होती है, ये इस चुनाव से होती है। ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। 1989 का चुनाव भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनता है। यहीं से भारतीय राजनीति एक नई दिशा की तरफ बढ़ती है, एक नई दिशा की तरफ। यहीं से निर्धारित होता है कि भारत में आने वाले 50 सालों में क्या होगा, 50 सालों में क्या होगा, यहीं से वो निर्धारित होता है। ये आप इसे कह सकते हैं। इस चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय दल थे ना, वो प्रमुख राजनीति में सर्वोच्च हो गए थे। क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल मतलब समझ रहे हो ना कि जो अपने राज्यों तक सीमित थे, वो इस समय प्रमुख राजनीति के केंद्र बन गए थे। कांग्रेस आउट हो गई थी राजनीति से, ऐसी कांग्रेस की स्थिति हो गई थी। समझ में आई बात? अभी सुनो, जैसे आज के टाइम पर भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा दबदबा रख रहे हैं, ज्यादा दबदबा रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, भारत की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाला राज्य,
वहां पर कांग्रेस को जिस क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है वहां 80 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन उसे सिर्फ 11 सीटें मिल रही हैं। वो राष्ट्रीय दल है, फिर भी उसे सिर्फ 11 सीटें। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी राजनीतिक पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी राजनीतिक पकड़ उस क्षेत्रीय दल की मजबूत है जिसे समाजवादी पार्टी कहते हैं। वो उससे ज्यादा मजबूत है। तो आज के टाइम पर अगर आज कांग्रेस को भाजपा को हराना है तो क्षेत्रीय दलों को अपने साथ करना बहुत जरूरी है। और जिसको भी लगता है कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ा है, सरासर गलत है। क्योंकि नीतीश कुमार की पलटुअत से भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके लिए राजनीति सबसे बड़ी चीज है, जनता का विकास उनके लिए प्रमुख चीज नहीं है। ये चीज सिद्ध करिए। तो यहां पर भी यही है। ये जो 90 का दशक में चल रहा हूं पढ़ाने, यहां पर भी पलटू अल्टू बहुत आएंगे। यहां पर सरकार स्टेबल नहीं रहती ज्यादा समय के लिए। इस समय काल में सरकारें स्टेबल नहीं रहती। और इस समय जिस व्यक्ति के पास भाजपा का नेतृत्व था वो व्यक्ति एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कहते थे कि मैं तोड़ फोड़ वाली सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन आज भाजपा बिना तोड़ फोड़ करे कहीं अपनी सत्ता ही नहीं बना पाती, कहीं अपनी सरकार नहीं बना पाती ढंग से। ये बात जान लो आप। वो छल कपट में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज की भाजपा पूर्ण रूप से छल कपट में विश्वास करती है। कहने के लिए वो राम का नाम लेंगे मुंह से और उसी मुंह से गालियां बकते हैं, उसी मुंह से उसी दिमाग से छल कपट भी करते हैं। फिर किस बात के लिए तुम राम का नाम ले रहे हो? राम एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए खुद को कष्ट दिया है। उन्होंने तो अपनी मां कैकेयी को वचन नहीं दिया था ना। दिया किसने था वचन? अवध नरेश ने दिया था ना। अवध नरेश ने दिया था, लेकिन उसका कष्ट किसने भोगा? प्रभु श्री राम ने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार इज्जत चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। तो इस देश की जनता को भी समझना चाहिए, इस देश की जनता को भी समझना चाहिए कि आज की राजनीति में कोई आदर्श नहीं है। और गांधी ने आदर्शों के लिए अपने जीवन को त्यागा है। ये बात भी समझिए। कल गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस बात को जानिए आप। गांधी जी ने आदर्शों के लिए अपने जीवन को त्यागा है, किसी और चीज के लिए नहीं। आदर्शवादी थे वो, समझ में आई बात? इसीलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंसा आई तो उन्होंने कहा ना, ये यहीं पर रोका जाएगा आंदोलन। समझ में आई बात? पर यहां जो राजनीति प्रारंभ होती है ना भारत में, यहां से सिद्धांत विहीन राजनीति प्रारंभ होती है भारत की। सिद्धांत कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति है प्रमुख। सत्ता सबसे पहली प्रेफरेंस हो जाती है। सुनिएगा, इसीलिए ये सब मैंने बताया आपको। अभी तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज जो आपको राजनीति दिख रही है ये इसी विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिरी के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारे आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। पहला, इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। अंडरलाइन कर लो, 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज कितनी सीटें? 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यवर्ती चुनाव हुए। फिर
1989 में हुआ चुनाव और फिर मध्यवर्ती चुनाव कराए गए। क्यों? क्योंकि जो यहां पर सरकार बनी थी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। पहला चुनाव 1989, फिर बीच में ही चुनाव कराना पड़ गया था 1991। ये याद रखने ये बातें। यहां जो सरकार बनी वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और यहां कांग्रेस हारी है। क्यों नहीं टिक सकी? बताऊंगा, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा तो धैर्य रखो। हाँ, मध्यवर्ती चुनाव मतलब बीच में ही कराना होना कब चाहिए था? 1994 में होना चाहिए था ना, लेकिन बीच में ही कराना पड़ गया। क्यों? क्योंकि सरकार स्टेबल नहीं रह सकी, सरकार मैंडेट नहीं रख सकी अपने पास। जैसे अभी बिहार में फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। उन्होंने जो पुराना गठबंधन था उसको तोड़कर नया गठबंधन बना लिया। समझ आई बात? अगर यहां पर बीजेपी मना कर देती कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर एट द एंड जब सरकारें किसी की नहीं बनती तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर से चुनाव होता। उसी को कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव। तो ऐसे ही यहां पे भी हुआ। जब यहां जो सरकार थी उसका जब लोकसभा में बहुमत खत्म हो गया तो उसके बाद जब सरकार ने किसी और को, राष्ट्रपति साहब ने मौका दिया होगा, किसी ने नहीं बनाई होगी सरकार, तो फिर एट द एंड जाकर राष्ट्रपति शासन लगता है देश में, फिर जाकर चुनाव होते हैं। ठीक, आगे सुनिए। उन्नीस में एक बार फिर मध्यवर्ती चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीति विज्ञान अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही है। 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज्यादा दिनों तक रहा, लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी वैसी अब ना रही। आज के टाइम पे तो विपरीत स्थिति है कि कांग्रेस आज विपक्ष में है और भाजपा आज सत्ता में है। जब कांग्रेस इस समय में भाजपा के खाते भी नहीं खुलते थे और आज परिस्थिति दूसरी है। आज परिस्थिति दूसरी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां अब कांग्रेस की स्थिति दूसरी है, आज भाजपा की दूसरी है। तो राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है, कब किसकी स्थिति बदल जाए कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आपकी एक गलती आपको जमीन पर भी ला सकती है और आपका एक सही कदम आपको आसमान पे बिठा सकता है। ये बात जानिए आप। तो यहां जहां पहले कांग्रेस प्रमुख दल हुआ करता था वो अपने दम पर सत्ता में रहता था, यहां 1990 के दशक के बाद कांग्रेस अपने दम पर नहीं, सहयोगियों की बैसाखी लेनी पड़ने लगी। फिर उसे सबसे ज्यादा तो होता था उसी के पास, लेकिन वो बिना सहयोगियों के उस मार्जिन को नहीं छू पाता था जिस मार्जिन को प्राप्त करने के बाद सरकार बन सकती थी। उसे 274 पाने के लिए दूसरों का साथ लेना पड़ता था। तो यहां से प्रारंभ होता है आपका गठबंधन युग। यहां पर इस समय काल में यहां से लेकर यहां तक जिसने भी सरकारें बनाई हैं वो सारी की सारी कौन सी सरकारें हैं? गठबंधन सरकारें। इनको कहा जाता है गठबंधन, इसे कहा जाता है गठबंधन का दशक। ठीक है, आगे सुनिए। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार, 1990 में ध्यान रखना, ये जो सरकार है इसको राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कहते हैं। इसको कौन सी सरकार कहते हैं? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की
याद रखना क्या है मंडल आयोग, मैं फिर से पूछूंगा, सुन लो। सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया, अंडरलाइन कर लो, किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी अर्थात को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। ठीक है, इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तीसरा बदलाव क्या था? तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आजादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। इसी 1991 में हमने देश में एक नई आर्थिक नीति पर अमल किया जिसे हमने कहा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली, नई आर्थिक नीति। समझ में आई ये बात? और उसी का परिणाम है कि आज देश में विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भारत में उपलब्ध हैं और इसे करने वाला काम किसने किया है? मनमोहन सिंह साहब ने। और किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव साहब की सरकार में। उस समय के देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव साहब। नरसिम्हा राव साहब क्यों बने देश के प्रधानमंत्री? क्योंकि राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। एलटीटी ने उन्हें बम से उड़ा दिया था इस चुनाव प्रचार के दौरान में। जब 1991 में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो जब उसका प्रचार वो कर रहे होते हैं तो उसी प्रचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। मृत्यु तो छोड़ बात, ठीक है, हत्या कर दी जाती है। किसके थ्रू? एलटीटी के थ्रू। ठीक है, हाँ, ये याद रखनी है, ये बातें याद रखनी है आपको। और चौथा बदलाव क्या है? चौथे घटनाओं के एक सिलसिले की परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध के विध्वंस के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तनों को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। यही से इस घटना से ही भाजपा भारत की राजनीति के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होना प्रारंभ होती है। इससे पहले तक भाजपा का खाता तक नहीं खुलता था। लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुलता था। 2, 3, 4, 5, 10 सीट तक नहीं पाती थी भाजपा लोकसभा के चुनाव में। लेकिन 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भाजपा का राजनीतिक उदय होने लगा। हिंदुत्व का मुद्दा भारत की राजनीति में छाने लगा। समझ आई बात? और इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले में तमिलनाडु के दौरे पर थे। तभी एलटीटी से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। तो यही सबसे बड़ा परिवर्तन था।
यही 5 परिवर्तन 1990 के दशक में हुए। यही सारे परिवर्तन 1990 के दशक में सबसे प्रमुख परिवर्तन उनमें से एक। सबसे पहला परिवर्तन है कि यहां से गठबंधन राजनीति प्रारंभ होती है। और दूसरा परिवर्तन क्या है? आरक्षण की राजनीति। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद एक नए प्रकार की आरक्षण राजनीति प्रारंभ होती है, क्षेत्रवादी राजनीति प्रारंभ होती है। फिर तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा मुद्दा है आर्थिक बदलाव। आर्थिक बदलाव जिसको करने का काम कौन करते हैं? मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव साहब। चौथा, बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय राजनीति में हिंदुत्व का उदय, हिंदुत्व की राजनीति का उदय। और पांचवा मुद्दा है राजीव गांधी की मृत्यु, और जिसके कारण कांग्रेस का नेतृत्व बदला जाता है। कांग्रेस का नेतृत्व बदलकर कांग्रेस का नेतृत्व किसे सौंपा जाता है? नरसिम्हा राव साहब को। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। अगली क्लास के लिए हम आगे का विषय पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।